सबसे बड़ा सवाल जो आजकल दर्शकों के दिमाग में होगा वो ये होगा कि गोल्ड का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऐसे में क्या अभी मुझे गोल्ड खरीदना चाहिए कि थोड़े दिन जो है वो इंतज़ार करना चाहिए कि भाई आगे जाके थोड़े प्राइसेस कम होंगे और उसके बाद जो है मैं गोल्ड खरीदूं? तो ऐसे आप क्या सलाह देंगी लोगों को? मैं ऑलवेज एडवाइस करती हूँ लोगों को कि अपना पूरे पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 15 to 20% गोल्ड में जरूर एलोकेट करें, क्योंकि आपके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जो हैं वो काफी अच्छे हो जाते हैं। एंड उसमें भी मतलब डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है, जैसे मैंने बताया अपने पोर्टफोलियो को, तो गोल्ड में इतना एटलीस्ट डालना जरूरी है। अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को भी आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। उसमें आई वुड से कि आप लमसम बाय कीजिए जब ऑस्पिशियस डे है, जिस तरह से अक्षय तृतीया है, दिवाली धनतेरस है। ये दो मौके हैं जहां पे आपको ऑस्पिशियस बाइंग जरूर करनी चाहिए। जो भी छोटे अमाउंट में आप कर सकते हैं, आपको 1 ग्राम कॉइन खरीदना हो तो एटलीस्ट उतना भी कर सकते हैं। सो दैट वुड गिव ऑस्पिशियसिटी टू योर पोर्टफोलियो। एंड बाकी आई वुड एडवाइस कि इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड खरीदना है तो एसआईपी इज द बेस्ट मीडियम। आप एसआईपी हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके बाय कीजिए गोल्ड में, तो आपका एवरेज बाइंग प्राइस जो है वो एक्चुअली बहुत अच्छा हो जाता है और आपके रिटर्न्स जो हैं ओवरऑल शॉर्ट टर्म में गोल्ड को इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं देखना चाहिए। एटलीस्ट आप 4 साल 5 साल तक एटलीस्ट देखें तो आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। जी। एंड इनफैक्ट आप पिछले 3 सालों में भी देखेंगे ये तो गोल्ड की प्राइसेस डबल हो चुकी है। तो लॉन्ग टर्म में थोड़ा सोचिए तो आपके रिटर्न्स काफी अच्छे हो जाएंगे। एंड एसआईपी करते रहिए ईटीएफ्स में या फिर डिजिटल गोल्ड में, दोनों में ये ऑप्शंस हैं, तो आपके ओवरऑल रिटर्न्स काफी अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल रिटर्न्स अगर बेहतर करने हैं तो एसआईपी जो है वो ज़रूर करते रहिएगा। लेकिन रेनिशा जी, अगर हम बात करें अभी आगे आने वाले वक्त में जब शादियां होंगी, तो इस वक्त जो होते हैं ना, लोग प्लान करना शुरू कर देते हैं कि हमें गोल्ड खरीदना है, लेकिन गोल्ड के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं कि कहीं ना कहीं उनके मन में थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। तो आने वाले वक्त में अब आपको कैसे लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस थोड़े डिप करेंगे, नीचे जाएंगे, या फिर और आगे बढ़ने वाले हैं? क्योंकि नवंबर दिसंबर में जिनकी शादी हैं वो इस वक्त जो है प्लान कर रहे होंगे कि मुझे तो गोल्ड खरीदना ही खरीदना है, और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी शादी नवंबर वगैरह में, वो सोचते हैं कि अक्षय तृतीया से जो है हम शुरुआत कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे खरीदते रहेंगे। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिसके घर में 2025 में शादियां हैं तो वो अपना प्लानिंग करना स्टार्ट कर देंगे अभी से कि उन्हें कब खरीदना चाहिए। और जिसने अभी तक बाय नहीं किया है गोल्ड, आई वुड से थोड़ा वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट 2-3 महीनों में मुझे लगता है यहाँ से प्राइजेस एटलीस्ट 10% जितना करेक्शन प्राइजेस में आ सकता है। जो वेट कर रहे हैं लमसम बाइंग करेंगे, और जो इन्वेस्टेड है एसआईपी के थ्रू, तो वो तो सबसे बेहतर तरीका है। जिसने नहीं किया है तो अभी से वो एसआईपी स्टार्ट कर दे, थोड़ा इन्वेस्ट करते रहे हर महीने। तो एटलीस्ट आपको नवंबर दिसंबर तक भी 6 महीने का टाइम है। अभी भी आप स्टार्ट करेंगे तो 6 महीने में आपका एवरेज प्राइस जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपको बहुत ही जल्दी जरूरत है, नेक्स्ट 2-3 महीनों में जरूरत है, तो आप थोड़ा 1 महीना जितना वेट कीजिए। मुझे लगता है यहाँ से प्राइजेस जो 1 लाख के आसपास है, दैट कैन कम डाउन टू 85 to 90,000 विद इन नेक्स्ट मंथ और सो। बिकॉज जो भी नेगेटिव्स थे जिसकी वजह से, अनसर्टेनिटी की वजह से प्राइजेस में इतना हमने लो अप आते हुए देखा, वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है। जो भी टैरिफ की अनसर्टेनिटी थी कि फेड अपने इंटरेस्ट रेट्स घटाएंगे, या फिर जो यूएस चाइना ट्रेड वॉर है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, जो भी ये फंडामेंटल न्यूज है, सारे के सारे प्राइजेस में ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके हैं। जब तक कुछ नया ट्रिगर नहीं आता, आई डोंट थिंक अभी प्राइजेस यहाँ से और ऊपर जाएंगे। इनफैक्ट थोड़ा करेक्शन एक्सपेक्टेड है। ये आपने बहुत अच्छी बात जो है हमारे दर्शकों को बताई है। तो अगर आपके घर में भी नवंबर दिसंबर में शादी है, साल के अंत में है, और आप प्लान कर रहे हैं कि अब मुझे बल्क बाइंग करनी है, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जैसे कि रेनिशा जी ने कहा है 10% का करेक्शन जो है वो संभव है। तो थोड़ा सा इंतज़ार करना तो बनता है, ताकि आप एक सही भाव पर जो है वो सोने की खरीदारी कर सके। लेकिन रेनिशा जी, जो हमारा पहले वाला एक चर्चा चल रही थी उस पर मैं वापस अब लौटना चाहूँगी। हम सोने में जब सोने को बेचते हैं पुराने वाले को, और सोचते हैं कि हम कुछ नया निवेश करेंगे, गोल्ड ईटीएफ में खरीदना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड्स पे लगाना चाहते हैं, तो इस दौरान इस प्रक्रिया में कोई टैक्स वगैरह भी लगता है क्या? जो हमारा पुराना सोना है वो एटलीस्ट काफी पुराना होगा, 3 साल से तो पुराना होगा ही। तो जब हम टैक्स की बात करें गोल्ड में, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अगर आप गोल्ड को 3 साल से पहले होल्ड कर रहे हैं, 3 साल
से पहले लिया हुआ है, 2 साल पहले लिया हुआ है या 1 साल पहले लिया हुआ है, वो आप बेचते हैं तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। एंड वो जो होता है टैक्स का नंबर, वो डिपेंड करता है आप किस इनकम टैक्स के ब्रैकेट में आते हैं। तो अगर आप 20% ब्रैकेट में आते हैं, 30% ब्रैकेट में आते हैं, जितना आप जिस इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उतना आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है, जितना आपका प्रॉफिट हुआ है। अगर आपका गोल्ड पुराना है, 3 साल से भी पहले लिया हुआ है, तो फिर आपको उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है और वो होता है 20%। तो आप कोई भी तरीके से आपके पास गोल्ड है, फिजिकल फॉर्म में है, डिजिटल फॉर्म में है, ईटीएफ के फॉर्म में है, जो भी फॉर्म में है, सब में टैक्स रेट्स इक्वल है। सिर्फ शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ये देखा जाता है। ठीक है, तो टैक्स रेट इक्वल है, सिर्फ आपको ये देखना होगा कि आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से कर रहे हैं या फिर शॉर्ट टर्म के हिसाब से। एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही है कि जब हम बात करते हैं तो शायद शहरी इलाकों में, मेट्रो सिटीज़ में हम लोगों के लिए डिजिटल गोल्ड खरीदना, उसके विकल्प तलाशना थोड़ा आसान है, लेकिन जो गाँव में महिलाएँ रहती हैं उनके लिए आज भी ऑप्शन जो सबसे बड़ा वो होता है कि फिजिकल फॉर्म में गोल्ड जो है वो खरीदा जाए। और क्या क्या विकल्प जो हैं वो ऐसी महिलाओं के लिए हो सकते हैं, क्या आप उन्हें सुझाना चाहेंगे? इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आप लोगों के पास जो है कितनी ऐसी महिलाएं टियर 2, टियर 3 या फिर गाँव से आती हैं जो ये कहती हैं कि मैं डिजिटल गोल्ड में जो है निवेश करना चाहती हूँ? बहुत ही अच्छा सवाल है ये, क्योंकि हमको सिर्फ अर्बन वुमेन इन्वेस्टर्स के बारे में नहीं सोचना है, रूरल वुमेन इन्वेस्टर्स के बारे में भी सोचना होता है। क्योंकि आजकल जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में, एवरी इन्वेस्टमेंट काउंट्स, और जिस तरह से अभी लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है, आई थिंक रूरल वुमेन भी काफी ऑप्शंस जो है, नए ऑप्शंस हैं डिजिटल वे में, वो इन्वेस्ट करना पसंद करती हैं। एंड यस, उनके पास भी कई ऐसे गोल्ड डिपॉजिट स्कीम्स भी है जो बैंक्स चलाती हैं, वो उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर कई ज्वेलर्स हैं, वो भी गोल्ड डिपॉजिट स्कीम्स चलाते हैं, वो उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। एंड उनको अगर ये सब स्टोरेज कंसर्न्स और सेफ्टी कंसर्न्स नहीं लेने हैं, तो डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना भी बहुत इजी है। सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करनी है, बैंक अकाउंट से उसको लिंक करना है, पैन कार्ड डिटेल्स डालनी है, एंड देयर यू गो। सिर्फ एक क्लिक में आप जितना अमाउंट का आपको गोल्ड चाहिए उतना खरीद सकते हैं, एज लो एज 100 रुपीज ऑल्सो। तो इतना कम अमाउंट में गोल्ड में इन्वेस्ट करना, एसआईपी करना बहुत सिंपल रहता है। हम ये भी इन्वेस्ट करना सिखाते हैं लोगों को। एंड जैसे आप पूछ रहे हैं कि कितना हमारा रूरल एरिया से आता है इन्वेस्टमेंट, आई वुड से 30-40% रूरल एरिया से भी इन्वेस्टमेंट हमारा आता है, क्योंकि अभी अवेयरनेस काफी बढ़ चुकी है, लोग काफी लिटरेट हो रहे हैं, समझ रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स किस तरह से करने चाहिए। ठीक है, ये आपने सही बात कही है कि इन अभी जो है बहुत लोग जागरूक हो चुके हैं, वो ये समझने लग गए हैं कि कैसे उन्हें जो है वो निवेश करना चाहिए। मोबाइल फ़ोन के आने से जो है मुझे लगता है काफ़ी समस्या हल भी हो गई है, क्योंकि गांव-गांव तक जो है रूरल एरिया में भी मोबाइल जा चुके हैं, लोग व्हाट्सएप चलाना भी जानते हैं और उनको ये भी पता है कि कैसे ऐप्स डाउनलोड किए जाते हैं। तो इसलिए हमें भी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम ये देखेंगे कि डिजिटल गोल्ड में निवेश जो है वो रूरल एरिया में और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। खैर, वापस अब हम कुछ और दर्शकों के सवालों को शामिल कर लेते हैं। हल्दिया से एक सवाल लेते हैं प्रियंका बेरा का। ये जानना चाहती हैं कि इन्होंने 3 साल पहले जो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदे थे, क्या इन्हें मैच्योर होने से पहले ये बेच सकती हैं? तो रेनिशा जी, क्या जवाब देंगे आप इन्हें? जी, जिस तरह से एसजीबी 10 साल पहले लॉन्च हुए थे, हमने देखा है कि ओवरऑल जी, मेरा आवाज आ रहा है? जी, या हाँ, सो एसजीपीज जो है वो 10 साल पहले लॉन्च हुए थे 2015 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड दिस वाज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर इंडियंस। पर पिछले 2 सालों से एसजीपीज का न्यू इश्यूएंस बंद हो चुका है, एंड जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको काफी अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। एसजीबीज में ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सिनारियो देखा जाता है, मिनिमम जो टेन्योर है वो 5 इयर्स है, और अगर आप 8 इयर्स तक होल्ड करते हैं तो आपको कुछ टैक्स नहीं लगता।
तो आई वुड से आप 3 साल से इन्वेस्टेड हैं तो स्टे इन्वेस्टेड। अभी आपको बेचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लिक्विडिटी कंसर्न्स नहीं हो तो आई वुड से ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जहाँ पे आपको गोल्ड के प्राइस गेन्स के साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है हर महीने। हर साल आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। एटलीस्ट 5 साल तक आप अपनी पोजीशंस को लिक्विडेट मत कीजिए। आपको टैक्स के कंसर्न्स में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, टैक्स बेनिफिट्स भी रहेंगे। तो आई वुड से स्टे इन्वेस्टेड, अभी मत बेचिए। ठीक है प्रियंका जी, आपके लिए सलाह ये है कि अगर आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं तो ये सबसे बेहतर आपके लिए रहेगा, क्योंकि नहीं तो फिर आपको टैक्स वगैरह भी भरना पड़ेगा और उसमें आपको फ़ायदा ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। अगला सवाल लेते हैं, नांदेड़ से अंजलि राव का है। ये कह रही हैं कि मैं पेपर गोल्ड में निवेश करना चाहती हूँ, इसके लिए गोल्ड ETF बेटर रहेगा या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, और इन दोनों में अंतर क्या है? तो रेनिशा जी, हमारे तमाम दर्शकों को ज़रा ये भी समझा दीजिएगा कि दोनों में फ़र्क क्या आ जाता है जब हम बात करते हैं गोल्ड ETF के बारे में और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के बारे में। इंडिया में एटलीस्ट 1 डजन कंपनीज है जो गोल्ड ETF भी ऑफर करती है एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड भी ऑफर करती है। गोल्ड ETF जो है वो डायरेक्टली गोल्ड की प्राइसेस को रेप्लिकेट करते हैं, एंड जो आपने जिस डे आपने गोल्ड ETF खरीदा उस टाइम पे आप समझिए उस टाइम पे आपने फिजिकल गोल्ड खरीदा है। सिर्फ आप फिजिकल फॉर्म में नहीं खरीद रहे हैं, डिजिटल फॉर्म में खरीद रहे हैं विदाउट स्टोरेज एंड सेफ्टी कंसर्न्स। तो वो एग्जैक्ट अमाउंट का आपको समझो कि आपने गोल्ड खरीदा हुआ है। एंड उसपे जो ETFs हैं अपनी चार्जेस लगाते हैं, ईयरली AUM चार्जेस जो उनके होते हैं वो लगभग 0.5% टू 0.75% जितना रहता है। दूसरा जो होता है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, वो डायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करते, वो गोल्ड में भी गोल्ड की ETFs में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड की माइनिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, और गोल्ड के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उनके पास ऑप्शंस रहते हैं कि गोल्ड के पोर्टफोलियो को किस तरह से मैनेज करना है। तो जो सस्ता पड़ता है, चीप ऑप्शन है और जहां पे आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं वो है गोल्ड ETF। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में आपको रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं, बट थोड़ा बहुत आपको ये देखना पड़ेगा कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करें, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। अपना पोर्टफोलियो को अच्छे से डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। सो आई वुड रादर चूज गोल्ड ETF, जहाँ पे आपका एंट्री एग्जिट कॉस्ट कम होती है, रिटर्न्स बेटर मिलते हैं। एटलीस्ट म्यूचुअल फंड से, गोल्ड म्यूचुअल फंड से रिटर्न्स मुझे लगता है गोल्ड ETFs में अच्छे मिलते हैं, बिकॉज गोल्ड की प्राइसेस कंटिन्यूअसली बाइंग साइड में ही है, कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, तो ज्यादा रिटर्न्स गोल्ड ETFs ने दिए हैं कंपेयर टू गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। ठीक है अंजलि जी, तो आपके लिए रेनिशा जी की सलाह ये है कि एंट्री एग्जिट अगर आपको स्मूथ चाहिए, बेहतर रिटर्न्स चाहिए, तो आपके लिए गोल्ड ETF जो है वो फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है। लेकिन जाते जाते अब हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। रेनिशा जी, मैं आखिर में बस आपसे एक चीज़ जो है समझना चाहूँगी, जानना चाहूँगी। अगर हम बात करते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हो चाहे ETF हो, ये जितने भी ऑप्शंस हैं आज भी फिजिकल गोल्ड के मामले में अगर हम देखें तो उतने पॉपुलर नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो अपब्रिंगिंग रही है वो ये रही है कि सोने का मतलब तो वही है कि जिसको हाथ लगा के छू के हम देखें, अच्छे से परखें और उसके बाद जो है उसको खरीदें। चाहे आजकल का जैसे माहौल है तो उसमें महिलाएं जो है पहनती ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अपने घर पे या अपने बैंक के लॉकर में संभाल के ज़रूर अच्छे से रखती हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में ये जितने भी बाकी ऑप्शंस है डिजिटल गोल्ड के, ये फिजिकल गोल्ड को मात दे पाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है ये। इंडियन वुमेन को गोल्ड को फ्लॉन्ट करना बहुत अच्छा लगता है। वी वांट टू शो ऑफ अपनी गोल्ड ज्वेलरी एवरीवेयर वी गो, वेदर इट इज इन मैरिजेस और एनी फंक्शंस, हम सबको यही पसंद होता है। एंड बट ये ग्रेजुअली इफ यू अंडरस्टैंड, ये ट्रेंड चेंज हो रहा है आफ्टर कोविड। हमने देखा है कि जो कंज्यूमर का प्रेफरेंस है ग्रेजुअली वो भी चेंज हो रहा है। अभी कई ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी है जहां पे हम डिजिटल वे में गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो पहले नहीं हुआ करते थे। तो ये ट्रेंड तो काफी चेंज हो चुका है। वेस्टर्न कल्चर जो है वो काफी आ चुका है इंडिया में भी। आप अगर ओवरऑल वर्ल्ड में देखेंगे तो
जो ज्वेलरी की डिमांड है, गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड है, तो पूरा जो गोल्ड की डिमांड आती है उसमें से 50% गोल्ड ज्वेलरी डिमांड है एंड 50% दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। बट इन इंडिया 75% हमारी डिमांड जो है वो ज्वेलरी से आती है, 25% फ्रॉम अदर वेज। तो ये 75% जो है वो ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। वो मुझे लग रहा है नेक्स्ट आने वाले सालों में ये कम होके 65 टू 70% भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे इतने हाई प्राइजेस पे ज्वेलरी खरीदना काफी लोगों को अफोर्डेबल नहीं लगता है। एंड जो खरीद रहे हैं वो थोड़ी मुझे लगता है लो कैरेटेज ज्वेलरी खरीद रहे हैं, बहुत बहुत हाई वॉल्यूम्स में नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि प्राइसेस इतनी बढ़ चुकी है। एंड जिसको पता है कि मुझे सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड खरीदना है तो दे विल नॉट बाय फॉर इन ज्वेलरी टर्म्स, वो गोल्ड बार्स या कॉइन्स खरीदेंगे या डिजिटल फॉर्म में खरीदेंगे। तो वो लोगों को भी समझ में आ रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है कि जिस तरह से गोल्ड के रिटर्न्स हैं, हमको सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना है तो वी हैव टू बाय इन कॉइन बार या फिर डिजिटल फॉर्मेट। अगर हमको फ्लॉन्ट करना है तो हम ज्वेलरी फॉर्म में खरीदेंगे। तो ये डाइवर्सिफिकेशन आ रहा है, लोग ये समझ रहे हैं, तो ग्रेजुअली मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत ज्वेलरी की डिमांड इम्पैक्टेड होगी, बट यस वो कॉम्पनसेट हो जाएगी। ETF डिमांड बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ जाएगी ग्रेजुअली। पर हमारे इंडिया की जो डिमांड है 700 से 800 टन हर साल हमको गोल्ड चाहिए, वो वही का वही रहेगा। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है वो इंडियन पिक्चर भी चेंज हो रही है। ज्वेलरी की डिमांड हालांकि सबसे ज़्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे बाकी ऑप्शंस की, बाकी विकल्पों की भी डिमांड आ रही है। जैसा कि रेनिशा जी ने बहुत अच्छे तरीके से हमें ये भी समझाया कि कैसे गोल्ड ETF आपके लिए फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रेनिशा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने हमारे दर्शकों को बड़े अच्छे से समझाया है कि कैसे वो अपने पुराने गोल्ड को इस्तेमाल करके नया गोल्ड जो है वो ले सकते हैं। उसमें उनको फ़ायदा ये रहेगा कि GST जो है उन्हें नहीं चुकाना होगा, और अगर ये पेपर गोल्ड के बारे में सोच रहे हैं तो कैसे गोल्ड ETF जो है वो एक फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया रेनिशा जी आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।